बच्चों सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, जैसे कोई भी सबस्टेंस है, सबस्टेंस समझते हैं ना? सबस्टेंस मतलब कोई भी चीज, जैसे ये मार्कर सबस्टेंस है, मोबाइल सबस्टेंस है, कोई भी सबस्टेंस। इसको कुछ लोग मैटर कहते हैं, मैटर मतलब द्रव्य, मैटर। बच्चों कोई भी सबस्टेंस है ना, वो तीनों फेज में रह सकता है। अभी बताते हैं, जरा ध्यान सुनिए। तीनों फेज मतलब वो सॉलिड स्टेट में रह सकता है, मतलब वो लिक्विड स्टेट में रह सकता है। कुछ लोग तो मेरा वो देख रहे हैं एप्लीकेशन, मतलब वो लिक्विड स्टेट में रह सकता है और गैस स्टेट में रह सकता है। बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि अपने अपने नीट और जेई के सिलेबस में तीनों स्टेट हैं। अपने नीट और जेई के सिलेबस में हमको सॉलिड स्टेट भी पढ़ना है, लिक्विड स्टेट भी पढ़ना है, और हमको गैस स्टेट भी पढ़ना है। बच्चों ये जो सॉलिड स्टेट है ना, ये 12th में पढ़ना है। 12th का सबसे पहला लेसन यही है, सॉलिड स्टेट। बच्चों उसके 2 से 3 लेसन के बाद 12th में इसको पढ़ना है, लिक्विड, जो कि सॉल्यूशन के नाम से फेमस है, सॉल्यूशन लेसन के नाम से फेमस है। मतलब ये दोनों लेसन 12th में पढ़ाया जाएगा, जो कि पार्ट 1 बुक में पढ़ाया जाएगा, जो कि पहला और तीसरा लेसन है। ठीक है यहाँ तक? और बच्चों ये जो गैस स्टेट है ना, गैस स्टेट, इसको 11th में पढ़ाया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बच्चों हम लोग गैसेस स्टेट में 2 चीज पढ़ना है। एक पढ़ना है रियल गैस, रियल गैस जो वास्तव में होती है, और एक गैस जो हमने माना आइडियल। बच्चों आइडियल गैस हमने माना, वास्तव में कोई गैस आइडियल नहीं है। और मुझे एक बात बताओ, वास्तव में कोई इंसान आइडियल सोच के बताओ। युवराज चौहान, म्यूट कर ले। युवराज चौहान, युवराज चौहान आवाज जा रही है? हेलो युवराज चौहान, आवाज जा रही है? हेलो युवराज चौहान, आवाज जा रही है? हेलो युवराज, आवाज जा रही है? 11th साइंस बी, रोल नंबर 60, युवराज चौहान, आवाज जा रही है? अब देख लीजिए, आप ये क्लास में स्टूडेंट हैं, अभी अभी जस्ट लेक्चर अटेम्प्ट कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट सॉरी गैस स्टेट स्टार्ट हो गया। आप देख लीजिए ये कहाँ पे है, इनको पता ही नहीं चल रहा। मैं 10 बार बोल रहा हूँ। आप सोचिए, अगर इनको गैस स्टेट समझ में नहीं आएगा तो ये तो हमारी जिम्मेदारी बनेगी कि सर आप समझा नहीं पाए। आप देख लीजिए, अभी तक इन्होंने म्यूट का ऑप्शन क्लिक नहीं किया। अब बच्चों कल को ब्लेम टीचर पे आता है कि आप सही समझा नहीं पाए, मैं पढ़ नहीं पाया, इंग्लिश में था तो हिंदी में था, तो ये था तो वो था। युवराज चौहान, आवाज जा रही है? चलिए ठीक, युवराज चौहान को रिमूव कर देते हैं। उनको रिमूव कर दिया, जब पढ़ लेंगे तो कोई बात नहीं। तो बच्चों में क्या बता रहा था कि दुनिया का कोई भी सबस्टेंस ना, दुनिया का कोई भी सबस्टेंस ना, वो तीनों फेज में रह सकता है। सॉलिड में भी रह सकता है, लिक्विड में भी रह सकता है, और गैस में भी रह सकता है। तो बच्चों हमको जो पढ़ना है, हमारा जो लेसन है 11th में, उसका नाम है गैस स्टेट। बच्चों अपने नीट और जेई के सिलेबस में तीनों स्टेट है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। लेकिन हमको 11th में अभी गैस स्टेट पढ़ना है। अगर मैं गैस की बात करूं तो 2 प्रकार की गैस होती है, रियल गैस जो वास्तव में आपके आसपास दिख रही है, नाइट्रोजन जो भी हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो भी हो। एक होता है आइडियल गैस। आइडियल गैस हमारी एक एजम्पशन है, जो वास्तव में कोई गैस आइडियल नहीं होती है। बच्चों धीरे धीरे करके सब बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान सुनिएगा। देखिए मैंने क्या बोला कि दुनिया का कोई भी सबस्टेंस तीनों फॉर्म में रह सकता है। मैंने क्या बोला था, देखो मैं इस बात को लिख रहा हूं। एनी सबस्टेंस, एनी सबस्टेंस मतलब दुनिया का कोई भी सबस्टेंस कैन एग्जिस्ट
बच्चों दुनिया का कोई भी सबस्टेंस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, कैन एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म। सर ये कैसे, समझाता हूं। बच्चों दुनिया का कोई भी सबस्टेंस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये दो टाइप की टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। कैसे? यह टू टाइप्स, ये टू टाइप्स की टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। बच्चों आपने गैस स्टेट आपने पढ़ा जरूर होगा, आपके बोर्ड के टीचर ने पढ़ाया होगा, आप ट्यूशन में भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, क्योंकि बहुत पहले का लेसन है। मैं भी पढ़ा रहा हूँ। सर टेंडेंसी का मतलब? टेंडेंसी का मतलब होता है, मतलब निर्भर, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, नेचर, प्रवृत्ति। टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति। अच्छा मान लीजिए कोई आपको लग रहा है कि कोई इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा, तो आप क्या करें, आपके पास गूगल है, तुरंत उन्हें देख लिया करें, क्योंकि देखो मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा, मतलब हिंदी में मीनिंग बताऊंगा, आप गुजराती मीनिंग समझ लिया करें, ताकि मुझे भी आसानी लगे और आपको भी लगे। तो बच्चों दो टाइप की टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। पहले मैं जब पूरा बता लूंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा, और आपको टेंडेंसी की हिंदी जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको टेंडेंसी इंग्लिश में समझ में आ जाएगा। जरा समझिए सर, दो टाइप की टेंडेंसी क्या, सुनो। एक है बच्चों म्यूचुअल अट्रैक्शन, इसको शॉर्टकट में बोलेंगे MA। म्यूचुअल अट्रैक्शन का मतलब होता है बच्चों, म्यूचुअल अट्रैक्शन का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स का पास पास में आना। मैं लिख देता हूं, पास पास में आना, मॉलिक्यूल्स का पास पास में आना, ठीक है, पहला। बच्चों एक दूसरा होता है स्केपिंग टेंडेंसी, स्केपिंग टेंडेंसी। किसी को पता है स्केप का मतलब क्या होता है? स्केप का मतलब आपने बचपन में सुना होगा, स्केप, ईटी। बच्चों स्केप का मतलब होता है भागना, भागना मतलब दूर जाना। स्केप का मतलब होता है भागना, भागना मतलब दूर जाना। स्केप का मतलब भागना, भागना मतलब दूर जाना। क्या लिख देता हूं, दूर दूर जाना। दूर दूर समझते हो ना गुजराती में, हिंदी में समझ रहा हो ना, दूर दूर जाना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ध्यान सुनिएगा बच्चों। मान लो कि आपके पास मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स पास पास में आते हैं, अगर मॉलिक्यूल्स पास पास में आते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कि बच्चों म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, किसके? स्केपिंग टेंडेंसी से, ईटी से। तो क्या मॉलिक्यूल पास पास में आएंगे? और अगर मॉलिक्यूल पास पास में आएंगे तो जरा बताओ क्या वो सॉलिड स्टेट होगा? हाँ समझ नहीं पा रहे हो यार? हाँ सर समझ गए। म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स का पास पास में आना। तो मैं अगर पूछूं कि म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास में आ रहे हैं, तो अगर मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास में आ रहे हैं, इसका मतलब म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब स्केपिंग टेंडेंसी कम है। तो बच्चों ये केस किसके साथ होता है? ये सॉलिड स्टेट के साथ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं आपको 12th का पहला लेसन पढ़ाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि सॉलिड स्टेट उसे कहते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स का म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स पास में आने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं, दूर भागने की टेंडेंसी कम रखते हैं, और इससे जो बनता है उसी को सॉलिड स्टेट कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मान लो बच्चों कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागने लगे, इनकी स्केपिंग टेंडेंसी ईटी, जरो ये देखो, सॉरी ईटी। बच्चों इनकी स्केपिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा है म्यूचुअल अट्रैक्शन से, मतलब मॉलिक्यूल भाग रहा है। तो जरा बताओ हम लोग कौन सा लेसन पढ़ेंगे? यस। इसका मतलब बच्चों इस लेसन में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि बच्चों मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर भाग रहा है, मतलब मॉलिक्यूल्स का स्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब पास में आने की टेंडेंसी कम है। तो बच्चों ये गैसीय स्टेट में तो ऐसा होता है। अच्छा मान लो कि बच्चों म्यूचुअल अट्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा है स्केपिंग टेंडेंसी से, ऑलमोस्ट बराबर भी है, तो बच्चों को कौन सा फेज होगा? लिक्विड। तो जरा मुझे बता दो
क्या मैंने बोला ना कि कोई भी सबस्टेंस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, यह दो टाइप की टेंडेंसी पे डिपेंड करेगा। क्या ये बात समझ में आ गया? अगर दो टाइप की टेंडेंसी, यदि म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो सॉलिड हो जाएगा, यदि म्यूचुअल अट्रैक्शन कम है, इसके पे टेंडेंसी ज्यादा तो गैसेस हो जाएगा, और दोनों लगभग बराबर हैं तो लिक्विड हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है? हाँ सर। हाँ। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों क्या मैं अब लेशन शुरू करूं? क्या आपका ले कंसेप्ट, लीजिए। क्या आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया? लेशन स्टार्ट करें। हाँ। अच्छा एक चीज और, जो मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ उस स्क्रीनशॉट को नंबर 1 नंबर 2 के अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि मैं इसकी नोट्स नहीं देने वाला हूँ, ये मैं अपने मन से बता रहा हूँ, ये केवल कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, इसका कोई नोट से लेना देना नहीं है। आप इसको नोट करेंगे तो आपका कंसेप्ट अच्छा होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों गैस स्टेट स्टार्ट करें ना। आप तो समझ में आ गया गैस स्टेट क्या पढ़ना हमको। बच्चों गैस स्टेट में जो स्केपिंग टेंडेंसी है ना, मॉलिक्यूल्स का स्केप मतलब भागने की टेंडेंसी ज्यादा है, और म्यूचुअल अट्रैक्शन मतलब म्यूचुअल मतलब पास पास में आने की टेंडेंसी कम है। इसका मतलब हमको गैस स्टेट पढ़ना चाहिए, जो कि 11th का टॉपिक है। बाकी हम 12th में बाकी लेशन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी लेशन में आपको 12th में पढ़ाऊंगा, अभी मैं 11th में पढ़ा रहा हूँ। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं साहब। तो स्टार्ट है लेशन। सबसे पहले टाइप्स ऑफ गैस। गैस कितने प्रकार का होता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इस लेशन में हमें 2 प्रकार के पढ़ने हैं। एक पढ़ना रियल गैस, और एक आपका फेवरेट आइडियल। ज्यादा आप इक्वेशन पढ़ते हैं, पीबी इक्वल टू एनआरटी, याद है? ये पढ़ते हैं। हाँ सर। ये किसका इक्वेशन है? आइडल गैस का। ये आइडियल गैस। आइडियल गैस का। तो ये बच्चों हमें पढ़ना है। ठीक है, आप इतनी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। चलो, तो बच्चों पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि गैसों के क्या गुण होते हैं। पहले हम आपको गुण सिखा देते हैं गैसों के, गैसों के गुण सिखा देते हैं। इसको हटा रहे हैं, एक एक करके बताऊंगा, आराम से बताऊंगा, आप चिंता ना करें। बच्चों ये लेशन ना मतलब 2 से 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। हम लोग इसके बाद सब गैस, कोई बताएगा गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है? पहला कोई? सब जगह फैल जाता। गैसेस का कोई भी फिक्स बाउंड्री नहीं होता। इसका कोई मतलब समझाएगा? आकार। तो उसका शेप नहीं होता। तो फिक्स बाउंड्री नहीं होता का मतलब ये हुआ ना कि जैसे मान लो बच्चों, मान लो सपोज मान लीजिए आपने स्प्रे यूज किया अपने रूम में, तो वो स्प्रे आपके रूम में फैल जाएगा। आपने स्प्रे यूज किया किसी किचन रूम में, तो वो किचन रूम में फैल जाएगा। अगर आपने स्प्रे यूज किया स्कूल में, तो स्कूल के बड़े कैंपस में फैल जाएगा। तो उसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, उसको जितना जगह मिलेगा उतनी जगह चला जाएगा। अच्छा, फिक्स बाउंड्री नहीं है मतलब, फिक्स बाउंड्री नहीं है मतलब ये हुआ कि इसका शेप और वॉल्यूम, इसका शेप और वॉल्यूम क्या फिक्स नहीं है? नहीं होता। नहीं होता। अबे होता नहीं है, फिक्स नहीं है। क्या नहीं होता, क्या नहीं मतलब, क्या होता नहीं, क्या मतलब समझ नहीं पाया। अगर तो इस ग्लास में भर देगा ढक्कन, ये ग्लास बंद कर देगा, तो यहाँ पे पूरा ये फिक्स वॉल्यूम और बाउंड्री ले लेगा। अब मान ले तो इतना बड़ा कोई सिलेंडर भर देगा तो ये ले लेगा। मतलब फिक्स नहीं होता। होता क्या नहीं मतलब घर में सिलेंडर नहीं है, वो सर सिलेंडर, अरे होता है लेकिन फिक्स नहीं होता। मतलब जो भी आप कंटेनर लोगो उसी शेप का ये हो जाएगा, पहली चीज। खैर, अच्छा इसका कोई रीजन बताएगा? बोलो। चलो सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन का उसके जवाब मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में गैप बहुत होती है। दो। मुझे एक बात बताओ, कोई बताएगा इंटरमोलिकुलर फोर्स किसे कहते हैं?
तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन हो मॉलिक्यूल हाँ हाँ देखो, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है ना उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। सही बात है। तो मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, क्या बताया, जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों ना, वो बहुत दूर दूर होते हैं कि यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। तो बच्चों इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो बहुत कम होता है। इनके बीच में मैं लिख देता हूं, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो बहुत क्या होता है, कम होता है। तो जब बहुत कम होगा बच्चों ना, तो इसी रीजन से ना इनकी जो बाउंड्री है ना वो फिक्स नहीं होती। क्लियर हो गया? कोई हमसे पूछेगा तो हम इसका जवाब ऐसे दे देंगे। कुछ बोलो हाँ ना कि हाँ सर, जवाब ऐसे मिल जाएगा। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले हाँ लीजिए, सर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लीजिए। चलिए ठीक है बच्चों, दूसरा फैक्टर सुनिए बच्चों। हम क्या चाहते हैं, कंप्रेस करना। बच्चों कंप्रेस का मतलब होता है दबाना, कंप्रेस का मतलब होता है दबाना। चलो हम एक सिंपल बताइए। जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये सॉलिड है, मैं इसको दबाना चाहता हूँ, कंप्रेस करना चाहता हूँ, कंप्रेस दबाना चाहता हूँ। कंप्रेस का मतलब उसको दबाना। तो बच्चों ये दबेगा ही नहीं, मतलब इसका कंप्रेस लगभग 0 है। लेकिन पानी के ऊपर दबाइए थोड़ा दब जाएगा, और बच्चों गैस के ऊपर तो दबाइए बिल्कुल दब जाएगा, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है। मैं अभी इसका रीजन समझाता हूं। मैं जरा पहले इस बात को लिख दूं। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखिए, देखिए जरा बच्चों, इसकी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है ना, जो गैसेस होता है, गैसेस वो सबसे अधिक कंप्रेस हो सकते हैं। कंप्रेस मतलब आप उनको प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। अच्छा मैं इसका रीजन बता देता हूं। याद है मैंने अभी कल 2 दिन पहले बताया था लिक्विड ऑक्सीजन। क्या मैंने आप ही क्लास में बोला था कि ऑक्सीजन की कमी अपने देश में नहीं, ऐसा कुछ बताया था क्या आपको कुछ? हाँ सर। तो बच्चों आप जरा सोचिए, लिक्विड ऑक्सीजन का मतलब क्या होगा। देखो ऑक्सीजन जैसे ये गैस है ना बच्चों, इसको कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में बदल दिया गया। क्यों? क्योंकि बच्चों गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो सिलेंडर में आप गैस कम भर सकते हैं। लेकिन बच्चों आप लिक्विड में कई हजार टन उसको लेके जा सकते हैं। इसलिए बच्चों ऑक्सीजन को ना लिक्विड फॉर्म में ले जाया जाता है, सिलेंडर में भर भर के बड़े बड़े टैंकों में सप्लाई किया जा रहा है। अच्छा अपने घर में देख लीजिए आप, घर में जो सिलेंडर है जो जिसमें गैस में जो खाना बनता है बच्चों, उसका नाम क्या है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड। मतलब ये हुआ कि ये गैस है, लेकिन इस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया गया है। क्यों? ताकि अधिक से अधिक सिलेंडर में आ पाए। समझ गया ना कि लिक्विड में क्यों बदला जाता है? खैर हाँ सर। तो मैं क्या बता रहा था कि गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल, मतलब गैस में ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। कैसे? एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। अब इसका मतलब समझाता हूं, एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड। अब आपका प्रश्न है कि सर ऐसा क्यों, मुझे बताओ, क्या गैस के मॉलिक्यूल इतने दूर दूर होते हैं? तो बच्चों आप इनको कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस करके इनको पास पास में ला सकते हैं। लेकिन मुझे बताइए, अच्छा ये गैस के मॉलिक्यूल है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल पूछता हूँ। गैस के मॉलिक्यूल है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल है, और ये सॉलिड के मॉलिक्यूल है। बच्चों सॉलिड के मॉलिक्यूल एकदम पास पास में होते, देखिए तभी तो सॉलिड है ये। मुझे बताओ इसको कंप्रेस कहां से करोगे, जगह ही नहीं है यार। भाई मॉलिक्यूल वैसे भी बहुत पास में है, कंप्रेस करके कहां लेके जाओगे? लेकिन हाँ इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हो, क्योंकि लिक्विड में भी थोड़ा थोड़ा जगह होता है, इसको भी थोड़ा कंप्रेस कर सकते हो। लेकिन बच्चों अगर ये सॉलिड है, इनके मॉलिक्यूल्स इतने करीब हैं, इतने पास है, तभी तो सॉलिड है। तो बच्चों इनको अब कंप्रेस करके, इनको प्रेस करके कहां ले जा सकते हो? तो बच्चों इनका जो कंप्रेस होता है ना वो लगभग 0 होता है। इसमें थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हो, पानी के ऊपर थोड़ा कंप्रेस करो, कंप्रेस कर सकते हो ना। लेकिन बच्चों गैस के मॉलिक्यूल्स में कंप्रेस ज्यादा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो इनके मॉलिक्यूल बहुत दूर है, कंप्रेस करके मॉलिक्यूल को पास ला सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट।
वैसे मुझे ये तो बताना नहीं चाहिए सब क्या है, लेकिन क्या करूं, बता रहा हूँ। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स को ज्यादा कंप्रेस कर सकते, इसका रीजन क्या है, तो क्या बताऊं? मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए। बहुत बढ़िया। तो यार कई साल बाद आंसर ऐसा ही बोला है कि सर इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा। पहली बार आंसर सही बोल रहा हूँ, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो बच्चों जिनके बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, आप उनको आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, इसलिए गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। इनमें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होता है लिक्विड में, है ना। और सॉलिड में तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता ही नहीं, देखो एकदम पास पास में होते हैं, इसलिए इनको कम कंप्रेस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फास्ट ले लिया। हाँ अच्छा, मुझे मुझे एक बात बता दो, जैसे मान लो कि कहीं आपने गैस भर के रख दिया है, जैसे गुब्बारे में गैस भर के रख दिया, तो जब मान लो गुब्बारे में गैस भर के रख दिया, तो बच्चों अगर मान लो आपने गुब्बारे में गैस भर के रख दिया, तो जब उस पर आप प्रेशर लगाओगे तो बच्चों वॉल्यूम घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। सिंपल सी बात है, वॉल्यूम घटेगा। क्यों क्यों घटेगा? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर है, वो पास में आ सकते हैं। समझ गए? हाँ सर। इसका मतलब जरा इस बात को लिखना चाहता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अच्छा, ये सब नोट कर लीजिएगा, इसकी कोई नोट्स में नहीं दूंगा। मैं जब लिखा रहा हूँ तो नोट्स नहीं दूंगा, टाइम नहीं है मेरे पास ना, क्योंकि कौन इसको लिखे यार, सिंपल सी एक लाइन का है। वैसे आपको खैर जरा देखिए मैंने क्या बोला कि गैस का वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ गैसेस। अच्छा, आप जो नोट्स बना रहे हैं ना उसमें गुजराती मिक्स कर सकते हैं, आपको समझने के लिए नोट्स बनाना है, ठीक है। आप ऐसा नहीं चिंता करें, इंग्लिश में ही लिखना है, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। द गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होता है कब? जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं। समझ गया ना? ये थर्ड हो गया बच्चों। फोर्थ पॉइंट जरा ध्यान सुनिएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, मुझे एक बात बताओ, जैसे ये गैस के मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो कि अगर आपने घर में अगरबत्ती जला के छोड़ दिया, ठीक है, तो बच्चों थोड़ी देर बाद पूरे घर में उसकी स्मेल आने लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ? गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से भागते इधर उधर। देखो, समझ नहीं रहा यार। अच्छा, मान लो पानी के छोड़ दिया तो धीरे धीरे करके फ्लो होगा। अब गिरा दिया तो मुझे बताओ, क्या वो बिल्कुल गैसों की तरह भागता है क्या? क्यों सब जगह सभी रूम में पहले फैल जाएगा क्या? वो धीरे धीरे करके फैलेगा। अब मान लीजिए कि कोई आपने सॉलिड रख दिया, ये पेन रख दिया, क्या ये पेन उड़ जाएगा क्या? जल्दी जल्दी भाग जाएगा क्या? इसका मतलब क्या? नहीं। मुझे बताओ, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो उतनी तेजी से भागेगा। बच्चों गैसों में ना काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, मैं इस बात को लिख रहा हूँ ना। क्या लिख रहा हूँ? जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, गैस के मॉलिक्यूल्स की ना हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। आपको तो फिजिक्स में भी पढ़ाया गया होगा ये जो बातें बता रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बच्चों लास्ट, इसको हटा रहा हूं। लास्ट क्या है सर? बच्चों गैस को ना भी क्लासिफाई करते हैं। मुझे बताओ, क्या ये हीलियम गैस है? गैस है ना, इनर्ट गैस तो गैस ही होता है ना। कुछ आना बोलो। हाँ क्या ये भी गैस है? हाँ हाँ सर। क्या ये भी गैस है? हाँ। ये ओजोन गैस है, ये ओजोन है। तीनों में अंतर क्या, कौन बताएगा? तीनों में अंतर क्या है?
बच्चों ये मोनोएटॉमिक है, ये मोनोएटॉमिक मतलब इसमें केवल एक एटम है। समझ नहीं पाया यार? समझ गए सर। डाई और ट्राई। हाँ, ये मोनोएटॉमिक गैस है क्योंकि इसमें एक एटम है। और बच्चों इसमें दो एटम है तो ये डाई एटॉमिक गैस है, डाई एटॉमिक। डायटोमिक। और बच्चों इसमें तीन एटम है तो ये ट्राई एटॉमिक गैस है। डायटोमिक। चलो बताओ, ये CO2 कौन से एटॉमिक गैस में आएगा? डाई। भैया, हमको तो तीन एटम दिख रहा है, ट्राई आएगा। हमको तो तीन दिख रहा है, पता नहीं आपको कैसे दिख रहा है। हम तो बड़ा आश्चर्य है, आप एटम भी नहीं गिन पा रहे हैं। देखो हेडिंग क्या है, गैसेस कैन बी क्लासिफाइड, है ना, एज, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C। तो बच्चों हमने टोटल कितनी प्रॉपर्टी बताई? 5 प्रॉपर्टी बताई। मुझे बताइए क्या आपको 5 के 5 समझ में आ गए? क्या 5 के 5 याद हो गए? कोई तकलीफ किसी को? नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्राई एटॉमिक में NO2 भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं, चलिए इतना ये टाइम का समय नहीं है। इसको हटा देते हैं। बच्चों हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ यूनिट की जरूरत पड़ेगी। यूनिट समझते हैं ना, मात्राएं। यूनिट का मतलब गुजराती मतलब क्या होता है? एकम। एकम। हाँ, यूनिट में समझते हैं ना, जैसे फोर्स की यूनिट क्या है तो इसकी यूनिट क्या है। तो बच्चों हमें न्यूमेरिकल समझने के लिए हमें यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, आपने फिजिक्स में यूनिट बहुत पढ़ा होगा, आपने वॉल्यूम का यूनिट पढ़ा होगा, प्रेशर का यूनिट पढ़ा होगा, है ना? क्योंकि बिना यूनिट के तो फिजिक्स खत्म नहीं हुआ होगा। जो तू सर हिला रहा है रोशिक राजभर, बिना यूनिट का फिजिक्स तो खत्म नहीं हुआ होगा, है ना? यूनिट एंड डायमेंशन पहला ही लेशन है। जो बोलते हैं ना बीमा और समथिंग, तो बिना उसके खत्म हुआ नहीं होगा। ये अलग बात है, तूने सही से नहीं पढ़ा होगा। तो मैं थोड़ा सा यूनिट बताना, जरा बिल्कुल सीरियसली देखना, है ना? देखो सबसे पहले मैं आपको प्रेशर सिखा रहा हूं। प्रेशर, प्रश्न ये कि सर ये प्रेशर क्या होता है? क्योंकि हम लोग गैस पढ़ रहे हैं तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए कि ये कोई कंटेनर है जिसमें आपने कोई गैस भर रखा है। मैं आपको प्रेशर समझाता हूं। ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब बेचारे गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है आपस में। आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करते हैं, और कोलिजन करने के बाद ये बच्चों ये जो कंटेनर है इसके इसके वॉल वॉल समझते हैं ना, दीवार से टकराते हैं। बच्चों जब दीवार से टकराएंगे ना, जो प्रेशर लगाएंगे उसी को कहते हैं गैस का प्रेशर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे गैस का प्रेशर क्या होता है, तो बता लेंगे ना गैस का प्रेशर क्या होता है। मैं इसको लिख देता हूं, जरा देखो। गैस क्या करते हैं? प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, गैस प्रेशर लगाते हैं। कहां पे भैया? किस कारण प्रेशर लगाते हैं? ड्यू टू कोलिजन। कोलिजन समझते हैं? कोलिजन हाँ मतलब सर। क्या होता है? अथड़ामण। अथड़ामण होता है। कोलिजन मतलब होता है टकराना। हाँ। हाँ। जैसे ये गैस का मॉलिक्यूल है और ये गैस का मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन, इसको बोलते हैं कोलिजन। क्योंकि अच्छा, ये कोलिजन क्यों करते हैं? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। आप मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए कि आप ही की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ जाए, तब क्या करेंगे? रोड पे सबसे टकरा के जाएंगे? भाई अगर आपके शरीर के अंदर पावर बहुत हो जाए तो क्या करेंगे? सबसे कोलिजन करते जाएंगे, टकराएंगे नहीं टकराएंगे? तो बच्चों इसे बोलते हैं कोलिजन। तो जब जब कोलिजन करते हैं ना, तो कोलिजन करने के कारण, इसी के कारण, ड्यू टू कोलिजन, कोलिजन करने के कारण ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? जो कंटेनर का जो वॉल होता है ना, वॉल ऑफ कंटेनर,
वॉल ऑफ कंटेनर, इसी पे जो प्रेशर लगाते हैं, कंटेनर का वॉल समझते हैं ना, कंटेनर का वॉल, ये कंटेनर का वॉल है ना, दीवार। हाँ, इसी को गैस का प्रेशर कहते हैं। समझ में आ गया गैस का प्रेशर क्या होता है? गैस के दौरान लगाया गया प्रेशर। इसकी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फास्ट। चलिए, कोई बताए फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? F/A। प्रेशर F बराबर upon A। एफ अपन ए। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। एफ की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। 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 ये भी बहुत अच्छी बात है। अब चलिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, P इक्वल टू एफ बाई ए, और बच्चों एफ को कहते हैं न्यूटन। न्यूटन। और एक ए का मतलब एरिया। मीटर मीटर स्क्वायर। स्क्वायर। एरिया। एरिया। और एरिया कैसे निकालते हैं? मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? तो बच्चों अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट, न्यूटन पर तो आप बोलेंगे सर इसकी एसआई यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। और बच्चों पास्कल। इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो क्या बोला है? पास्कल। पास्कल। ये रास्कल बोला है क्या? रास्कल? पास्कल। 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 पी। नहीं, ये वैश्वी पटेल बोला रास्कल। नहीं सर, तो मैंने आपने पास्कल क्यों ही लिख बोला। दिया? इसको बोलते हैं पास्कल, रास्कल नहीं, पास्कल ना। पास्कल मतलब आसर पांडे का पास्कल। भाई बहुत डिफरेंशियल बना रहा है, अभी तेरा भी नंबर आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, चिंता मत कर। वॉल्यूम, वॉल्यूम का वैश्विक पटेल। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं, क्या ये हमेशा याद रहेगा? हाँ। याद रखिए, रास्कल नहीं, हाँ, कोई रास्कल नहीं बोलेगा। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। सर वो मिटा दी। नहीं मिटाएंगे नहीं, आपको याद रहेगा ना, याद रखने के लिए मैंने रास्कल लिखा है। रास्कल और पास्कल दोनों सेम ही तो लगते हैं, आपको याद रहे इसलिए। मेरी बात को समझिए, मैं जैसे होता क्या ना बच्चों, जो यूनिट होता है, यूनिट पढ़ने में बच्चों को बहुत बोरियत लगता है, तो मैं आपको यूनिट ऐसे सिखा रहा हूँ जैसे आपको पढ़ने में मजा आए, जैसे आप कंफ्यूजन ना हो, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। चलिए ध्यान सुनिए। तो बच्चों एक एटीएम बराबर क्या होता है? आपको याद है एक एटीएम बराबर 1.013 गुणे 10⁵ पास्कल। 1.013 13। इंटू 10 के पावर 5 पास्कल। 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 इसका मतलब बच्चों यदि आपने एटीएम से पैसा निकाला तो आप पास्कल बन तो इतना पैसा निकालेंगे तो आप पास्कल बन जाएंगे। तो रास्कल नहीं, पास्कल बन। एटीएम से पैसा निकाला तो कितना पैसा निकालना पड़ेगा? 1.013 इंटू 10⁵ एटीएम से पैसा निकालना पड़ेगा। 1 लाख। हाँ 1 लाख। अब बच्चों मेरी बात ध्यान सुनिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, अब मैं ये जो 10⁵ है ना, 10⁵, बच्चों इसे 10⁵ से ना 10⁵ और 10⁵ को अलग कर रहा हूँ, और इस 10⁵ का मल्टीप्लाई मैं इस पे कर रहा हूँ। तो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये डेसिमल और आगे खसक जाएगा? हाँ। हाँ 0। सर। हाँ तो जरा 101.3 किलो ये, पास्कल। हाँ ये मैं थोड़ा सा नीट के स्टूडेंट के लिए इस प्रकार से कर रहा हूँ ताकि उनको थोड़ा सा तकलीफ ना हो, बाकी जेई तो वाले समझदार हैं, ये नीट वाले के लिए। तो क्या ये 10⁵ पास्कल हो जाएगा? पास्कल। और बच्चों 10⁵ को किलो कहते हैं, ये किसको नहीं पता? किलो किलो। मतलब के किलो। की। किलो। तो बच्चों क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 101.3 इंटू, क्या मैं इसको किलो पास्कल बोल दूं? बोल दो। तो मुझे बताओ क्या ये यूनिट आपको याद रहेगा? हाँ। हाँ। आसान है कि नहीं? हाँ सर। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। ले ली। नोट्स बना लेना, दोबारा मांगना नहीं है ना।
ठीक है। ओके। ठीक। अब बच्चों जरा ध्यान सुनना, यहां तक तो मैंने बता दिया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एक एटीएम हमारा भी है। अब क्या करो, यहाँ पे जो 10⁵ है उसको हटा दो। अब ये जो 10⁵ है ना, इसको हटा दो। जब बच्चों ये 10⁵ हटा दोगे ना, तो बच्चों इसी को बार कहते हैं, बार। बार। हाँ इसका मतलब यदि आपको बार में जाना है तो एटीएम से पैसा निकालना पड़ेगा। कितने पैसे निकालने पड़ेंगे? ₹1.03 के आसपास। तो अब बच्चों इसी को बार कहते हैं। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होगा ना आप? तो अगर हमसे कोई पूछेगा, अगर हमसे कोई पूछे कि साहब एक बात सुनिए, मैंने क्या बोला, मैं आपको बच्चों प्रेशर पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? प्रेशर। तो बच्चों जो प्रेशर की यूनिट होती है वो Nm/m² भी होती है। प्रेशर की जो यूनिट होती है वो पास्कल भी होती है। प्रेशर की जो यूनिट होती है बच्चों वो किलो पास्कल भी होती है। प्रेशर की जो यूनिट होती है वो बार भी होती है, बार। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? प्रेशर की यूनिट बच्चों, हाँ प्रेशर की यूनिट बच्चों टॉर भी होती है, TWR। तो इसीलिए ना आपको, हाँ सर। हाँ, और प्रेशर की यूनिट एक और होती है, प्रेशर की यूनिट एक और होती है। तो ये सब मैं सिस्टमेटिक सिखा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। कभी आपसे कोई पूछे टॉर तो समझ जाना प्रेशर की यूनिट है, कोई पूछे पास्कल समझ जाना प्रेशर की यूनिट है। इतना कॉपी कर लो। तो बच्चों एक एटीएम बराबर 1.012 10⁵ पास्कल, उसमें 10⁵ हटा दोगे तो उसी को बार कहते हैं। समझ गए? हाँ सर। तो बच्चों जरा मुझे एक बात बताओ, देखो इधर का तो दोनों सेम है। जब इधर का दोनों सेम है तो क्या मैं इधर के दोनों में रिलेशन निकाल सकता हूँ? कुछ हाँ ना बोलो। हाँ सर। हाँ। तो जरा बताओ, एक बार बराबर क्या हो जाएगा? 10⁵ पास्कल। 10⁵ पास्कल। समझ नहीं पाया यार? समझ गए। समझ गए। तो बच्चों एक ये भी समझ यूनिट, गए। ये भी यूनिट आपके काम आएगा। आप देख रहे हो ना यूनिट कितना आसान होता है, कितना सिंपल यूनिट होते हैं ना। चलिए नोट कर लीजिए, ये सब लिख लेना, वेट ना करना हमारा, इसे सर बताएंगे। इसको हटा देते हैं। ओके। वैसे बच्चों ये तो मुझे बताना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये तो आप 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है। मैं तो डायरेक्ट, मुझे बायल चार्ल्स के नियम बताने चाहिए, लेकिन फिर भी बता देता हूँ क्योंकि मुझे भरोसा कम है आप लोगों पे। आगे चल के अगर मैं आपसे पूछूं राशकल पास्कल क्या है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। याद रखिएगा, अगर आपको बार में जाना है ना तो आपको एटीएम से पैसे निकालने पड़ेंगे। एटीएम मतलब प्रेशर, ये बात ध्यान रखने पड़ेगी। नहीं नहीं सर, हाँ। बाहर में जाने के लिए क्लोज ओपन करना पड़ेगा, डोर। देखना तो, एटीएम से बाहर जाने के लिए डोर ओपन करना पड़ेगा। देखना तो बच के रहिए कहीं तो भारत सरकार तुझे उठा ना ले जाए, क्योंकि ऐसा विचित्र प्राणी तुम लोग होते हैं। देखना कहीं तुझे उठा ना ले जाए भारत सरकार। 113 × 10⁵ पास्कल, ये मैं सिखा चुका हूं। ठीक है, अगर 10⁵ हटा देंगे, 10⁵ हटा देंगे बार। जो इसी को बार कहते हैं, बार। और बच्चों अगर मैं इसको 760 लिख दूं, एक एटीएम बराबर 760, तो बच्चों ये टॉर होता है, टॉर। ये यूनिट है ना। अगर मैं इसकी जगह पर 760 ही रहने दूं, लेकिन अगर मैं इसको mm/Hg कर दूं, mm/mm/Hg, बच्चों ये देखो दोनों सेम ही तो है, 760 लिखूं या mm/Hg लिखूं। ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं इसको सेंटीमीटर में बदलूं तो 76 लिखता हूँ, 76। सेंटीमीटर/Hg लिख सकता हूँ। बच्चों ये यूनिट हो गई, तो देख रहे हो ना आप, हमने कितना यूनिट पढ़ लिया प्रेशर का। ये सब प्रेशर की हाँ। यूनिट है। प्रेशर की यूनिट क्या क्या है साहब? एटीएम है, पास्कल है, बार है, टॉर है, mm/Hg है, सेंटीमीटर/Hg है, सब। किलो पास।
किलो पास्कल तो पास्कल किलो पास्कल तो हमने बना लिया दोनों एक साथ। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टेड बात बताता हूँ, जरा सुन देखो, इसको जरा ध्यान से देखना बच्चों। एक एटीएम बराबर मैंने लिखा 1.013 बार। बच्चों ये दोनों आपको सेम नहीं दिख रहे हैं क्या? हाँ सर, -0.13 का ही डिफरेंस है। हाँ तो मेरी बात सुन, अगर कहीं भी ऐसे लिखा ना 1 एटीएम या 1 बार, तो वहां पर धरने पे मैं बैठ जाना कि सर ये दोनों बराबर नहीं होते। बच्चों ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, मतलब लगभग बराबर ही होते हैं। समझ नहीं आ रहा? मान लो मेरा आंसर आ गया 5 समझ गए। समझ गए। अगर मैं उसकी जगह पर 5 समझ बार लिख गए। दिया ना, तो बच्चों ये दोनों ठीक ही है, चलेगा काम, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बार और एटीएम बराबर होते हैं, बस इतना बताना चाहता हूँ। हाँ सर। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और, बार और एटीएम में वास्तव में बड़ा कौन होता है? एटीएम। बार। एटीएम। एटीएम बड़ा होता है। ATM। थोड़ा थोड़ा मैथ पढ़ ले यार, ये देख ले, मैथ पढ़ ले थोड़ा सा। एटीएम बड़ा होता, थोड़ा सा बड़ा होता। ये अगर कोई पूछे कि बार और एटीएम में बड़ा कौन सा होता है, तो थोड़ा सा बड़ा होता है। किससे? बार से। चलो बच्चों इसकी स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया यार, यूनिट पढ़ लिया बहुत। वॉल्यूम पे आते हैं। अब इतना डेप्थ में पढ़ाने के बाद मुझे उम्मीद है कि न्यूमेरिकल में कन्वर्जन में यूनिट गलत नहीं करोगे। अब उम्मीद ही बना सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। इसको हटा रहा हूँ। बच्चों 12th के पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में प्रेशर की यूनिट आएगी, आज ही पढ़ लो, दीवार पे चिपका लेना हमेशा के लिए। चलो बच्चों आप पढ़ते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम तो जानते हो ना, वॉल्यूम क्या होता है? हाँ सर। पद। चलो दूसरा। चलो देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। बहुत बढ़िया, गुड। बच्चों 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होगा पता है आपको? 10⁻⁶ सेंटीमीटर। 1000 डेसीमीटर क्यूब। आपको पता है एक मीटर बराबर कितने डेसीमीटर होते हैं? 10। बहुत बढ़िया, गुड। और 1000 डेसीमीटर क्यूब को बच्चों 1000 लीटर भी बोलते हैं। 1000 हाँ। लीटर। हाँ सर। तो बच्चों जरा इन दोनों को देखो, जरा इन दोनों को ध्यान से देखो। 1000 डेसीमीटर में 1000 लीटर होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 डेसीमीटर में कितने लीटर होंगे? 1 लीटर। एक ही होंगे ना, एक ही होंगे। हाँ। मतलब 1 डेसीमीटर में, 1 डेसीमीटर क्यूब में केवल 1 लीटर होंगे, 1 लीटर। और बच्चों 1 लीटर में कितने एमएल होते हैं? 1000। 1000। हाँ 1000 एमएल होते हैं। बच्चों आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो एमएल है ना, एमएल, इसको सेंटीमीटर क्यूब ही बोलते हैं। और कुछ लोग इसको हाँ सीसी, सर। कुछ लोग इसको सीसी भी बोलते हैं। सीसी, सीसी मतलब बोतल नहीं, क्यूबिक सेंटीमीटर। हाँ सर, क्यूबिक सेंटीमीटर। समझ नहीं पा रहे हो यार? समझ समझ गए। गए। मैं समझ आपको गए बताऊं, सर। जैसे मान लीजिए समझ आप, गए। मान लीजिए आपके घर में आपका 2 या 3 नाम है ना, तो आप ऐसे समझो कि एमएल का भी घर में 3 नाम है। एक तो एमएल है, एक तो सेंटीमीटर क्यूब, एक सीसी है। बच्चों सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। कोई इसको सीसी मत समझना, सीसी मतलब बोतल मत समझना ना। सीसी। हाँ तो चलो बता दो। तो 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर बराबर 1000 एमएल बराबर क्या लिख दूं मैं? घर का नाम बताओ इसके। 1000 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब। एक और घर का नाम बताओ इसके। 1000 सीसी। ठीक है सीसी। तो बच्चों ये रहा यूनिट वॉल्यूम का। मुझे बताओ क्या आपको यूनिट वॉल्यूम का समझ याद कर लोगे हमेशा के लिए? हाँ हमेशा। चलिए हाँ सर। तीसरी बात, इसको हटाते हैं। बच्चों आपने कितना टेम्परेचर सुन रखा है जीवन में, आपने लाइफ में? 3। कौन कौन सा?
सेल्सियस सेल्सियस, केल्विन और फेरेनहाइट। फ़ारेनहीट, केल्विन। सेल्सियस, फ़ारेनहीट, सेल्सियस, केल्विन। केल्विन और फ़ारेनहाइट। क्यों? हाँ, फ़ारेनहाइट। हाँ, न सेल्सियस, ये इतनी ही बात करेंगे हम लोग। एक बात सुनो, टेम्परेचर, टेम्परेचर को कैपिटल टी से शो करेंगे। शुरू करने से पहले एक बात सुन लो, कान खोल के सुन लो बच्चों। पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेना है, कोई एक्सेप्शन नहीं। याद रखना, केल्विन में लेना है तो लेना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। टेम्परेचर 3 प्रकार का, कौन कौन सा? सबसे पहले क्या बोला आपने? सेल्सियस। सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। पहले केल्विन ले सेल्सियस। लेते हैं ना, केल्विन, क्योंकि ये तो केल्विन में सॉल्व करना। केल्विन, केल्विन, वीन, अबे यार, हाँ केल्विन, केल्विन, इसको केल्विन स्केल है ना, स्केल है ये हाँ, टेम्परेचर नापने का। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, के। दूसरा क्या है आपका फेवरेट? सेल्सियस, सेल्सियस, सेल्सियस। अरे पूरा बोलो ना। डिग्री सेल्सियस। डिग्री ऑफ सेल्सियस। डिग्री ऑफ सेल्सियस नहीं, डिग्री सेल्सियस, इसको ऐसे लगाते हैं ना, डिग्री सेल्सियस। तीसरा डिग्री फ़ारेनहाइट, फेरेनहाइट। फ़ारेनहीट, इसको फ़ारेनहाइट बोलते हैं ना, फ़ारेनहाइट। ना सर, फ़ारेनहीट ही। फ़ारेनहाइट। अच्छा, जो भी बोलना आप मत समझ जाओगे ना मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर। हाँ तो बस काफी है। इसको ऐसे शो करते हैं, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन मुझे एक एक करके बताओ बच्चों। केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है? केल्विन बराबर 1 दोनों सेल्सियस में। केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273.14। यस, अगर टेम्परेचर केल्विन में हो, ऐसे ऐसे देखो, ये टेम्परेचर केल्विन में हो तो आप बोलेंगे सर टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में दिया होता है उसमें सर 273 जोड़ देते हैं। क्या ये बात सही है यहाँ तक? हाँ सर। हाँ। सही है। हाँ सर। आपका फेवरेट फॉर्मूला तो पहला नंबर पॉइंट 15 भी आता है। ठीक। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि बच्चों अब आपको ये बताना है कि ये देखो, ये डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, इसमें क्या रिलेशन है जानते हो? TF is equal to 9/5 TC plus 9/5। 30। T/5 इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइड बाई 9। 9, इन दोनों में रिलेशन है। तो बच्चों टेम्परेचर का मामला भी समाप्त हो गया। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ले ली। ठीक है, और एक लास्ट, इसको हटा देते हैं। बच्चों जब आप गैसों का नियम पढ़ेंगे ना, बायल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, नाम तो सुना है ना, बायल्स का नियम, चार्ल्स का नियम। हाँ सर। हाँ हाँ सर। क्या है ना कि बहुत समय पहले एक राजा थे, प्रिंस चार्ल्स, नाम सुना है प्रिंस चार्ल्स? हाँ। तो राजा तो पता है क्या करता है? राजा जैसे अपने जनता पे बहुत प्रेशर लगाता है, प्रेशर नहीं लगाता है क्या? कुछ आना बोलो यार। लग गया था। लगाता है, हमने कब मना की? हाँ, तो जो जनता पे वो क्या करता है, प्रेशर लगाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो चार्ल्स के नियम में प्रेशर कांस्टेंट होता है। बस ये याद करने की बात बता रहा था। खैर बच्चों फोर्थ पढ़ लेते हैं, फोर्थ ध्यान सुनिएगा। तो जब हम डिफिनेशन पढ़ेंगे तो देखिएगा सभी डिफिनेशन में यहाँ पे एक लिखा रहेगा, अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट ऑफ गैस, किसी अमाउंट ऑफ गैस में प्रेशर कांस्टेंट करने पे ऐसा होता है, किसी अमाउंट ऑफ गैस में टेम्परेचर कांस्टेंट करने से ऐसा होता है। मतलब वो अमाउंट ऑफ गैस क्या करेगा, वो फिक्स कर देगा। बच्चों अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस मतलब जो उसने गैस ले लिया है उसी पे पूरी कहानी आपको बताना है। बच्चों अमाउंट ऑफ गैस का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। अमाउंट ऑफ गैस का मतलब होता है गैस का मोल। गैस का मोल, गैस का मतलब मोल मतलब एन। एन क्या है? फिक्स है। अब इस बात को समझिए, पीवी इक्वल टू एन आर टी, ये मान लो गैस इक्वेशन है। भाई टेम्परेचर तो कांस्टेंट वो लेगा ही,
गैस कांस्टेंट, ये आर भी कांस्टेंट तो आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। बच्चों ये एन क्या है? एन बोलो, फिर से बताओ एन क्या है? एन है अमाउंट ऑफ गैस, और अमाउंट ऑफ गैस हमेशा क्या लेंगे? फिक्स लेंगे। तो हम किसकी बात करेंगे? केवल पी और भी की बात करेंगे और टेम्परेचर V की बात करेंगे। हम तीन ही बात करेंगे। कुछ आना बोलो यार। हाँ सर। हाँ एक, दो और तीन की बात करेंगे, बाकी सब कांस्टेंट। नोट कर लो। शुरू करते हैं बायल्स का नियम, आपका फेवरेट। शुरू करें बायल्स का नियम। कर दो। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग क्या है? गैस लॉ, गैसों के नियम। सबसे पहला वही पढ़ेंगे आप, वो प्रिंस चार्ल्स वाला, चार्ल्स लॉ, CHAR, चार्ल्स लॉ। चलिए मुझे बताइए, इसको मैंने याद करने की टेक्निक क्या बताया? प्रेशर देता है, प्रेशर। घंटा पर प्रेशर करता है। हाँ, एक राजा है, राजा जिसका नाम है प्रिंस चार्ल्स। एक राजा है जिसका नाम है प्रिंस चार्ल्स। वो जनता पे दबाव बनाता है, प्रेशर बनाता है। राजा का नाम लिख देता हूं। प्रिंस मतलब जानता है ना क्या होता है? प्रिंस मतलब राजा। राजा। राजकुमार। हाँ, राजकुमार। प्रिंस चार्ली। प्रिंस चार्ली क्या करता है? जनता, जनता समझते हैं ना? हाँ जनता पर प्रेशर बनाता है। अच्छा बच्चों, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि जैसे होता क्या है, अब विश्वास मानिए। मैं अगर आपको 1 महीने बाद पूछूं ना चार्ल्स के नियम में कांस्टेंट क्या था, तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि मैं भी भूल जाता हूँ। सच बताऊं कि इंसान भूल जाता है कि यार प्रेशर उसमें कांस्टेंट क्या था। तो बच्चों इससे ना आपको याद रहेगा ना कि अच्छा चार्ल्स लॉ मतलब प्रिंस चार्ल्स। प्रिंस चार्ल्स मतलब राजा है और वो प्रेशर बना रहा है। बस ये इसलिए बता रहा हूँ, प्रेशर बनाता है। बच्चों इसका मतलब ये हुआ, मेरी बात ध्यान सुनिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपको चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रखना है। आपको चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रखना है। प्रेशर कांस्टेंट रखना है। बोलो याद हो रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ सर। रहेगा। चलिए चलिए, मुझे एक बात बताइए, गैस का इक्वेशन क्या होता है? पीवी इक्वल टू टी एनआरटी। NRT। आपने अमाउंट ऑफ गैस ले लिया है, अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट ऑफ गैस मतलब एन। एन तो आपने क्या कर लिया? फिक्स कर लिया। आर भी आपका क्या है? फिक्स मतलब कांस्टेंट है। दोनों कांस्टेंट है ना? ठीक है। हाँ और बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट क्या होता है? पी। प्रेशर। बोलो। प्रेशर होता है। प्रेशर होता है। प्रेशर। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब मेरे बात ध्यान सुनिएगा। ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, प्रिंस चार्ली कांस्टेंट है ही। तो मुझे बताओ क्या बचा? बी प्रोपोर्शनल टू टी बचा कि टी नहीं इज बचा? इक्वल टू T upon यही बचा ना? हाँ सर। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? B1 अपॉन B2 इक्वल टू T1 अपॉन T2? V2। सही है। मुझे बताओ क्या आपको चार्ल्स लॉ आपको हमेशा याद रहेगा? हाँ सर। हाँ सर। अब हाँ अब सर। अब जरा अब कोई डिफरेंशियल सुनो, डिफरेंशियल सुनो, जरा ध्यान सुनना। डिफरेंशियल क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर, डिफरेंशियल सुन लीजिए, मतलब किसी कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी गिवन गैस के अमाउंट में, फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस, फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस मतलब मोल भी फिक्स कर दिया ना, फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस। याद रहे, मैं फिर कह रहा हूं कि अमाउंट ऑफ गैस फिक्स होना चाहिए। फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस, जो वॉल्यूम होता है बच्चों ना, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। इसे ही चार्ल्स का नियम कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। आया। ठीक। या
अच्छा एक बात और सुन लीजिए, ये बच्चों यहाँ पे मैं जो टेम्परेचर ले रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे जो टेम्परेचर मैं ले रहा हूँ वो केल्विन में है, कृपया धोखा ना खाएं। ये टेम्परेचर के है, केल्विन केल्विन के केल्विन केल्विन केल्विन, सुन लो केल्विन में। चलिए बच्चों ग्राफ देखते हैं, ग्राफ। अच्छा किसको ग्राफ बहुत अच्छे से आता है, इसको हटा दे तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। जल्दी स्क्रीनशॉट लो यार, फास्ट। चलिए ले लिया। ले लिया सर। चलो किसको ग्राफ बहुत अच्छे से आता है, कौन बताएगा? चलो किसी को तो आता होगा, इसमें जेई की स्टूडेंट भी है, जेई वाले, नीट वाले भी है, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है तो कंबाइन तो करना पड़ेगा। बोलो किसको ग्राफ अच्छे से आता है? ग्राफ, कोई बात नहीं, मैं सिखा रहा हूं, पहले मैं ग्राफ सिखा लूं क्या? मैं पहले ग्राफ सिखा लूं फिर बायल चार्ज के ग्राफ आपको प्लॉट करना? ठीक, सुनिएगा, हाँ, एक एक करके जानिएगा। बच्चों जो ग्राफ की जो पहली सीढ़ी शुरू होती है ना, यहां शुरू होती है, y इक्वल टू एम एक्स, ये पहली सीढ़ी है। तो होता क्या ना, कैसे ग्राफ बनाते हैं, ध्यान सुनिए। आपको अच्छे से पता है, बचपन से आज तक आपने यहाँ पे y लिया है और यहाँ पे x लिया है। अब प्रश्न ये है कि सर हमको कैसे पता कि यहाँ पे एक सीधी लाइन बनेगी? तो बच्चों क्या करो, यहाँ का पावर चेक करो, यहाँ का पावर 1 है, यस सर। क्या यहाँ पे पावर 1 है? यस सर। अगर y और x पे पावर सेम है, अगर y और x पे पावर सेम है तो ग्राफ हमेशा सीधी लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और बच्चों यहाँ पे c तो है ही नहीं, यहाँ c नहीं है ना। स्ट्रेट लाइन जो जो ओरिजिन से पास होगी, ओरिजिन समझता है ना, ये रहा ओरिजिन 0 0। हाँ सर, उगम। हाँ सर। उगम बिंदु। हाँ, जो ओरिजिन से आपने मैथ्स में पढ़ाई होगा, आपके मैथ्स के टीचर ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई रहा हूँ, जो ओरिजिन से पास होगी। तो बच्चों मुझे बताओ, क्या ये मैं ऐसे लाइन खींचूं सीधा? खींच लो। ठीक है। अब बच्चों ये जो है ना, इसको बोलते हैं स्लोप, इसी को एम कहते हैं। ये जो है ना एम, इसी को एम कहते हैं। एम मतलब होता है स्लोप। हाँ स्लोप होता है टेन थीटा। समझ गए? स्लोप समझते हैं? स्लोप आपने आपने देखा ना, जब आप किसी ब्रिज से उतरते हैं स्लोप होता है, चढ़ते हैं स्लोप होता है। हाँ, हाँ सर। तो बच्चों ये पहला ग्राफ, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं ग्राफ इतना मेहनत से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप बोलेंगे सर मुझे ग्राफ नहीं आ रहा, ये बैल्स का नियम कैसे बनाया, चार्ल्स वाला कैसे बनाया। फिर कह रहा हूँ, नीट में क्वेश्चन ग्राफ से सबसे ज्यादा आते हैं। मैं ग्राफ केवल बैल्स के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री जितना पढ़ेंगे सब में ग्राफ आने वाला है। 12th में, 12th की बुक उठाओगे ना, सब में ग्राफ बना हुआ है। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं ग्राफ में पकड़ बहुत अच्छी बने, नीट की बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो आज वाला ग्राफ अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ना, ठीक है? चलो बच्चों दूसरा ग्राफ, ग्राफ नंबर 2। बच्चों y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। फिर देखो, क्या यहाँ पे पावर 1 है? क्या यहाँ पे पावर 1 है? देखो सर आप मेरी बात सुनो, क्या हम y और x में ग्राफ खींच रहे हैं? तो बच्चों आप जिसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हो ना, जिसके बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, आप उसी के पावर देखिए। अगर पावर सेम है, पावर मतलब अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, तो बच्चों ग्राफ हमेशा सीधी लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है? अब इस ग्राफ में अंतर क्या है? इस ग्राफ में अंतर यह है कि बच्चों स्ट्रेट लाइन तो होगा, लेकिन बच्चों अब ये 0 से पास नहीं होगा, ये सी से पास होगा। सी मतलब यहां से कहीं से पास होगा, ऊपर से। अच्छा। ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, यही सी है, सी। सी का मतलब होता, सुनो, y एक्सिस पर क्या लिखो, मैं ऐसे लिख देता हूं, कटा हुआ पार्ट।
क्या वाई एक्सिस पे कुछ कटा हुआ पार्ट है? देख लो, उतना कटा हुआ पार्ट है, उसे को बोलते हैं सी। बच्चों इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, इंटरसेप्ट। तो बच्चों क्या आपको दूसरी ग्राफ समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ ठीक है। तो बच्चों ग्राफ नंबर 3 स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब नोट कर लेना, इसका मैं स्पेशल नोट्स नहीं देने वाला हूँ। वैसे ये पढ़ाया नहीं जाता, फिर भी सुन लो। ग्राफ नंबर 3, तीसरा ग्राफ। बच्चों y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, नहीं एम एक्स प्लस माइनस सी, माइनस सी। तो बच्चों एक से शुरू। हाँ, आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, जरा मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो। अगर बच्चों ये 0 0 है, अगर ये 0 0 है, तो ये पॉजिटिव है एक्स पे, ये पॉजिटिव है किस हाँ पे? सर। वाई पे। वाह, तो वाई बच्चों पे क्या ये नेगेटिव है? नेगेटिव है, वाई पे। वाई पे। तो बच्चों जब प्लस सी था तो वाई एक्सिस पे कटा हुआ पार्ट था, वाई एक्सिस मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कटा हुआ पार्ट था। लेकिन बच्चों यहाँ तो माइनस है, तो वाई पे ही कटा होगा, लेकिन नेगेटिव में अब कट होगा। समझ नहीं पा रहे हो यार? समझ गए। समझ गए। बेटा, समझ गया ना? यस देखो बच्चों ऐसे होगा, ऐसे। समझ गया ना? देखो। हाँ हाँ सर, नीचे से चालू होगा। हाँ बस, बहुत बढ़िया, गुड। ये ग्राफ नंबर 3 हो गया, नोट कर लो। जरा एक बार फिर सुनो, ध्यान सुनो, ले लो। मेरी बात सुनो। बच्चों अगर मैं केवल बोलूं y इक्वल टू एम एक्स, तो आप ग्राफ ऐसे खींचना है। मैं बोलूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपको ग्राफ ऐसे खींचना है। मैं बोलूं माइनस सी, आपको ग्राफ ऐसे खींचना है। समझ गए? ये माइनस सी वाला, इसमें सी तो है ही नहीं, और ये प्लस सी वाला। बोलो, आप तो समझ में आ गया नहीं यार? हाँ आ गया। आ गया सर। ठीक है। तो बच्चों आपका फेवरेट ग्राफ एक तो समाप्त हो गया, दूसरा ग्राफ हम लोग सीखने जा रहे हैं, इसको हटा दूं? हाँ सर। तो बच्चों ये ग्राफ